रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये महा कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से लेकर एक्सपर्ट्स के एनालिसिस तक हर एक छोटी से छोटी जानकारी और महत्वपूर्ण बातें आप लगातार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी हवाई हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन के कई नए शहरों में हवाई हमले हो सकते हैं, इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये शहर लीव, खेसान, माइकोलेव बताए जा रहे हैं, जहां पर हवाई हमलों की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। इन तमाम नए शहरों में अब तक जिन शहरों में हमले हो रहे थे, उससे इतर अब दूसरे शहरों में भी हमले हो सकते हैं। हवाई हमलों का खतरा इन पर बना हुआ है और इसे लेकर अलर्ट। लीव, खेरसॉन, ये वो शहर है जो यूक्रेन में अब खतरा इन शहरों की तरफ भी बढ़ रहा है। इससे जुड़ी हर जानकारी आपको हम देंगे और इसके लिए फिलहाल सीधा रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां पर प्रणय हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रणय, क्योंकि अब यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी खतरा बढ़ रहा है, नए शहरों में भी हवाई हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, खोरासान कहिए या लवीव कहिए, ये तमाम जगह हैं जो कि बॉर्डर के करीब हैं, खासतौर पर जो वेस्टर्न बॉर्डर के इलाके हैं। यानी अब तक यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर, यूक्रेन के उत्तरी हिस्से पर, यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर तो हमले हो ही रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन के पूर्व पश्चिमी हिस्से पर, यानी वो इलाका जहां से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो इलाका है जहां से लोग अपनी सुरक्षित पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही जगह है लवीव जहां से पोलैंड का बॉर्डर नजदीक पड़ता है, जहां से कोशिश की जा रही है कि भारतीय छात्रों को भी सुरक्षित निकाला जा सके। तो उस जगह पर भी एयर रेड्स के अलर्ट जारी किए गए हैं। यानी निश्चित रूप से अब कहा जा सकता है कि पूरा यूक्रेन ही जो है वो रशियन रेड्स की जद में आ चुका है। जिस तरीके से एयर रेड्स के सायरन बज रहे हैं लगातार कई शहरों के अंदर। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये राजधानी कीव है और कीव के भी आसपास की पूरी जगह पर एक फोर्टिफिकेशन किया गया है। सायरन रह के बजते हैं, धमाकों की आवाज लगातार नजदीक आती जा रही है शिरीन। और अब जो यहां पर अलर्ट जारी किया गया है, उसके मुताबिक सबसे कहा गया है कि जो टेरिटोरियल डिवीजन है, यानी जो लोग लड़ सकते हैं वो टेरिटोरियल डिवीजन के साथ जाएं और शहर के आसपास से पूरा एक सर्कुलर रिंग बना लिया जाए, ताकि अमेरिकी जो रूसी टैंक हैं या जो रूसी सैनिक हैं जो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, वो भीतर दाखिल ना हो पाए। ठीक है, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जहां से अब लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है मुश्किल हालातों के बीच, वहां पर भी अब जो रूस हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है संकट से जुड़ी हुई और इसके प्रभाव और असर को देखते हुए। देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अब रूस ने कई देशों के हवाई आवागमन पर रोक लगा दी है, कई देशों के विमान पर पाबंदी लगाई है रूस ने। पोलैंड, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, ये वो देश जहां के विमानों के आने पर रूस ने रोक लगा दी है, पूरी तरीके से इन्हें बैन कर दिया है। रूसी हवाई क्षेत्र में इन विमानों के घुसने पर पाबंदी लगाई गई है। तो रूस लगातार अपनी जो रणनीति है उसमें तब्दीली कर रहा है, बदलाव कर रहा है। और एक और बड़ा फैसला, कई देशों के विमान पर पाबंदी लगाई गई है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ये रूस की नई रणनीति, कई देशों की जो फ्लाइट्स हैं, जो विमान हैं, उन पर बैन लगा दिया गया, यानी वो रूसी हवाई क्षेत्र में नहीं घुस सकते। देखिए, हमने देखा था कि पहले किस तरह से जो इंग्लैंड की जो फ्लाइट्स हैं, यूके की जो फ्लाइट्स हैं, उन पर बैन लगाया था। और अब ये जो कंट्रीज हैं, जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन पर बैन लगाया गया है। क्योंकि जो ये कंट्रीज हैं जिनके बैन लगाया है, कि इन्होंने भी ऐसे ही फैसले लिए हैं और साथ ही ये कहीं ना कहीं जो अमेरिका है और जो नाटो जो कंट्रीज हैं उनका हिस्सा है। इसीलिए जो है रूस ने इस तरह की पाबंदी जो है इन देशों की फ्लाइट्स पर लगाई है कि वो उनके देश में, यानी कि रूस में, ना आ सके। ठीक है, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, फेसबुक ने रूसी चैनलों पर रोक लगा दी है, बैन लगा दिया है। आप देखिए, सोशल मीडिया पर भी किस तरह से इसका असर देखा जा रहा है। फेसबुक ने रूसी मीडिया चैनलों पर बैन लगा दिया है। फेसबुक ने कहा है कि पूरी दुनिया में रूसी चैनलों पर बैन हो। ये बड़ी खबर, पूरी दुनिया में रूसी चैनलों पर बैन। रूसी चैनल ना तो प्रचार कर पाएंगे, ना ही कमाई। फेसबुक की तरफ से ये बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया गया है और ये कहा गया है कि जो रूसी मीडिया चैनल हैं उस पर बैन लगा दिया गया, ना तो ये दिखेंगे, ना ही इनकी कमाई होगी। ये बड़ा और अहम फैसला, इसके क्या मायने हो सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुरेश कुमार गोयल, फॉर्मर डिप्लोमेट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश कुमार गोयल, आप किस तरह से देख रहे हैं फेसबुक का ये अहम फैसला, जो रूसी चैनल हैं ये पूरी तरीके से इनको बैन कर दिया गया? देखिए, किसी भी इस तरह की सिचुएशन में जहां पर
इंफॉर्मेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है वॉरफेयर का। जी। और फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कई बार गलत खबरें भी फैलाई जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले सोशल मीडिया को ही कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसी प्रिकॉशन के जरिए, इस सावधानी के तहत ये फेसबुक के ऊपर बैन लगाया गया है ताकि गलत। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर सुरेश कुमार गोयल हमारे जो मेहमान हैं वो ये बता रहे हैं कि अब ये इस तरह की रणनीति है कि यहाँ पर इस पर बैन लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और यूक्रेन हमले पर आपको अभी तक अपडेट दे देते हैं अभी तक का। देखिए, कीव में शाम 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक सख्त कर्फ्यू लागू किया गया है। कीव में कर्फ्यू के दौरान कोई भी अगर दिखा, गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। खार्किव में जबरदस्त बमबारी कर रहा है रूस, अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए और तेज कर दी है बमबारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। दूसरा बड़ा अपडेट ये कि ज़ेलेंस्की ने नया वीडियो जारी किया और साफ कहा कि पीछे नहीं हटेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रूस के सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह से ये बमबारी हो रही है, रूस के रोस्तोव शहर में यूक्रेन ने मोर्टार दागे और ये दावा किया है कि बड़ा नुकसान हमने पहुंचाया है। रूस में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, फिलहाल ये साइट्स क्रैश हो गई हैं। तो ये 10 बड़े अपडेट यूक्रेन हमले से जुड़े हुए इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। और युद्ध भूमि से एक और बड़ी खबर आ रही है। तुर्की ने रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। विदेश मंत्री हैं तुर्की के, रूस से सैन्य ऑपरेशन बंद करने की अपील कर रहे हैं वो कि ये ऑपरेशन बंद कर दिया जाए। तो मध्यस्थता की कोशिश भी अब हुई है। विदेश मंत्री से फोन पर बात की है तुर्की ने, रूस के विदेश मंत्री से, और ये रोकने की अपील की है। तुर्की ने रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। शंकर प्रसाद, ये युद्ध का संकट इस वक्त और इस बीच टर्की की एक कोशिश कैसे देख रहे हैं आप? ये कोशिश बिल्कुल ठीक है, चाहे टर्की करे चाहे कोई और करे। इस समय देखना यह है कि किसी तरीके से इस युद्ध को रोका जाए। यह युद्ध यही केवल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा है, बल्कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हो रहे हैं। जिस तरह अभी आपने कहा कि सब फेसबुक, सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया है, प्रोपेगेंडा की एक्टिविटी को बंद कर दिया गया है। ये जो लड़ाई है इस वक्त बड़ी गंभीर तरीके से लड़ी जा रही है। और आजकल के मॉडर्न ज़माने में जब पूरा विश्व ये सोचता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ केयर होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस माहौल में जो डेवलपमेंट इतनी ब्यूटीफुल सिटीज़ में हो रखी है उनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम माने ह्यूमैनिटी उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। एक रशिया उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है और डिस्ट्रॉय करने में उसकी मदद कर रहा है यूक्रेन। अगर यूक्रेन को यह मालूम है कि रशिया के सामने वो 4 दिन नहीं तो 6 दिन नहीं तो 8 दिन से ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता। रशिया की प्रिपोंडरेंस है फोर्स लेवल्स की। कुछ ना कुछ दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद वो जहां चाहता है वहां कब्जा तो कर ही लेगा। तो इस वक्त सगैसिटी इसमें, अकलमंदी इसमें है कि किसी तरीके से इस लड़ाई को रोका जाए, जो बर्बादी हो रही है उसको रोका जाए। और उसी के मद्देनजर ये कोशिशें भी अब शुरू हो गई हैं दूसरे देशों की तरफ से, और ये कोशिश हुई है टर्की की तरफ से। सर, इस पर आगे भी आपसे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर एक और आ रही है, क्योंकि भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं जहां तहां, उनको निकालने की कोशिशें भी हो रही हैं। और खार्किव में 160 भारतीय छात्र जो इस वक्त एक मेट्रो स्टेशन में फंसे हुए हैं, वहीं पर वो रुके हुए हैं, क्योंकि बाहर धमाकों की आवाजें हैं और अंदर डरे सहमे ये छात्र फिलहाल मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने एबीपी न्यूज से बात भी की और उन्होंने हमारे माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। एक और छात्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ खार्किव से विनीत दलाल इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनीत, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी बताइएगा जरा अभी किस तरह से आप लोग वहां पर रुके हुए हैं, क्या हालात आपके आसपास बने हुए हैं? गुड इवनिंग मैम। पहले तो थैंक यू आपसे बात करने के लिए, आपने बात करी। मैम बहुत बुरे हालात है। कल रात को पानी खत्म हो गया था, अभी तक हमारे पास पानी नहीं है। और मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा यहाँ के हालात एक बार। इंडियन स्टूडेंट्स कितने सारे, ये सब इंडियन स्टूडेंट्स हैं मैम। यहाँ पे 3 दिन से यहीं रुके हुए हैं। हमारे पास नहीं खाने का कोई चीज है, नहीं पीने के लिए। फ्लैट्स पे वापस जा नहीं सकते। बम्बार्डिंग लगातार होने लग रही है मैम जी। हमें समझ में नहीं आ रहा हम करे तो करे क्या। जाहिर तौर पर जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप 3 दिनों से वहां पर रुके हुए हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। विनीत, मैं जानना चाहूंगी भारत में आप किस जगह से हैं?
मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ, ये दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, आप हरियाणा से हैं, आपने अपने घर वालों से बात की, इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर हैं, हो सकता है आपके घर वाले आपको सुन रहे हो, कुछ कहना चाहते हैं परिवार वालों से? यस मैम, कॉन्स्टेंटली वे बहुत पैनिक हो चुके हैं मैम। सिचुएशन इतनी खराब है, पहले तो हमको भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, बट जिस दिन बॉम्बार्डिंग हुई तो शीशे सब कांप रहे थे मैम, विंडोज हिल रही थी। हमने कभी ऐसा नहीं देखा था अपनी लाइफ में। जी अच्छा विनीत, आपने कहा, हाँ मैं आपको सुन पा रही हूँ, आपको देख भी पा रही हूँ, आप 3 दिन से वहां पर फंसे हुए हैं, खाने पीने की भी दिक्कतें आपके सामने होंगी, बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी आप लोग वहां पर कर रहे होंगे। अभी तक कोई मदद के लिए कोई फोन कॉल या फिर एम्बेसी की तरफ से किसी तरह का कांटेक्ट आप लोगों का हो पाया? नो मैम, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। जो एडवाइजरी आ रही है वो हमसे पहले पेरेंट्स को पता लग रही है, हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं है उनका। बट अभी इवैक्यूएशन होने लग रही है, बट इट्स फ्रॉम वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में अप्रोक्स 5 से 6 हजार बच्चे मैम खारकिव में। यहाँ पे सल्टोव का एरिया में लाइट कट चुकी है मैम, कहता एक एरिया वहाँ पे लाइट कट चुकी है, थोड़ी देर में कनेक्शन भी चला जाएगा। ओके विनीत, आपसे मैं फिर बात करूंगी, आप फिलहाल अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, जैसे थोड़ी देर में फिर से आपके पास आते हैं और जानकारी आपसे हम लेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, इस संकट के बीच, यूक्रेन से युद्ध के बीच फिनलैंड स्वीडन को रूस ने धमकी दी है। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल ना होने की धमकी दी है। देखिए, रूस एक तरफ कार्रवाई भी कर रहा है, युद्ध के बीच है, और इसी बीच वो स्वीडन और फिनलैंड को धमकी दे रहा है कि नाटो में शामिल ना हो। ये एक तरीके से आप देखिए कि दूसरे देशों को भी आंखें दिखाने का काम रूस की तरफ से, और ये बड़ी खबर इस वक्त युद्ध में है रूस, और इसी बीच वो धमकी भी दे रहा है 2 देशों को, जो फिनलैंड और स्वीडन, दोनों को कह रहा है अगर नाटो में आप शामिल ना हो। सुरेश हमारे साथ, सुरेश कुमार गोयल सर मेरे साथ बने हुए हैं। सुरेश गोयल जी, एक तो युद्ध में है रूस और इसी बीच 2 और देशों को धमकी। देखिए, ये थोड़ी सी मेरे को हैरानी हो रही है, क्योंकि रशिया की जो सिक्योरिटी के लिहाज से उनकी जो एक डिमांड थी कि यूक्रेन वो नेटो में साथ रही होंगे, वो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर के करीब बड़ी हिस्ट्री है 1991 से आ रहा है, जिसके बारे में बात करेंगे। हाँ। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड अभी तक वो नेटो के मेंबर नहीं है, और ना ही कोई उन्होंने इच्छा जाहिर करके वो नेटो के मेंबर होंगे। तो ऐसी सूरत में जब तो उनकी तरफ दर्शाया है और ना ही वो नेटो के मेंबर है, तो रशिया उनको धमकी दे रहा है, ये मेरे को बड़ी हैरत की बात लग रही है, कुछ समझ में नहीं आई मेरे को ये बात। तो इसके बारे में थोड़ा जरा और देखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से हुआ है। इससे पहले मैं नहीं समझता कि इसके बारे में कुछ बोलना अभी उचित होगा, जब तक कि पूरी बात मालूम नहीं हो। ठीक है, यानी सर आप ये कह रहे हैं कि ये कैसी रणनीति है रूस की कि वो एक तो युद्ध भी लड़ रहा है और युद्ध के बीच में ही वो इस तरीके से फिनलैंड को और साथ ही स्वीडन को धमकी दे रहा है। ये कौन सी रणनीति का हिस्सा है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त यूक्रेन के संकट का एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं, और यूक्रेन इस वक्त युद्ध के हालातों से जूझ रहा है, और इस बीच कीव शहर जो राजधानी है यूक्रेन की, वो पूरी तरीके से चौतरफा घिरी हुई है। 3 तरफ से यहाँ पर रूस के जो सैनिक हैं वो पूरी तरीके से कीव को घेर चुके हैं। लेकिन कीव पर कब्जा क्यों एक बड़ा खतरा है? आप देखिए, कीव, यूक्रेन, ये जो पीला हिस्सा आप देख रहे हैं ये यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव, और यहीं पर खतरे की घंटी इस वक्त बजी हुई है। सिटी सेंटर से महज जो रूसी सैनिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी 30 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर, उसके बाद वो पहुंच जाएंगे। 30 किलोमीटर का ये रास्ता अगर पार कर लेते हैं तो यूक्रेन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर ये कीव, ये इलाका। और इसी की बात, इसी की चर्चा सबसे ज्यादा इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी जो नजर है यूक्रेन में वो कीव पर है। रूस के सैनिक इसे किसी भी तरीके से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। आबादी देखिए यहाँ पर, और साथ ही पूर्वी यूरोप का औद्योगिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक केंद्र अगर कोई है पूरे यूक्रेन, वो कीव है। नेपियर नदी के पास बसा हुआ है, और नेपियर के दूसरी तरफ भी जो वहां पर भी घेराबंदी रूस के सैनिकों ने की हुई है। नेपियर नदी के पास बसा हुआ ये शहर कीव कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, पूरे यूक्रेन के लिए राजधानी है, और इसीलिए यहां पर कब्जे की कोशिश रूस कर रहा है। और इसीलिए ये कीव क्यों आखिर इस वक्त निशाने पर है, इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और जिस तरह से 30 किलोमीटर की दूरी, खबरें वहां से सामने आ रही हैं कि 30 किलोमीटर दूर है
रूस के सैनिक और उसके बाद वो कीव पर कब्जा कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद, 3 तरफ से घेराबंदी हो चुकी है और कीव पर अगर कब्जा करने की कोशिश रूसी सैनिक करते हैं तो क्या ये माना जाए कि बस 30 किलोमीटर का फासला और? बिल्कुल ठीक है। जब चारों तरफ से घेराबंदी करी ली है और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरे ऑपरेशन का पुतिन साहब का ऑब्जेक्टिव क्या है? पुतिन साहब का केवल एक ऑब्जेक्टिव है कि कीव पर वो कब्जा करें, कैपिटल पर वो कब्जा करें, वहाँ के राष्ट्रपति को डिथ्रोन करें और वहाँ पे एक फेवरेबल सरकार को नियुक्त करें जो रशिया के फेवर में हो, रशिया को सपोर्ट करती हो। यही सिंगल ऑब्जेक्टिव है लड़ाई का। तो कीव तो इज अ सिंगल ऑब्जेक्टिव, बाकी तो सब इसके सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। कीव पर कब्जा वो करके रहेगा, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे। मैं तो अभी भी कहूँगा कि ये फॉल ऑफ कीव इज अनक्वेश्चनेबल। इसको तो आप बचा ही नहीं सकते अब। तो अकलमंदी इसमें कि लड़ाई को रोक के बातचीत की जाए। इसमें कोई ना कोई, जैसे टर्की का कहा या और भी कोई से मीडिएशन करता है, दैट इज बेटर। लेकिन कीव का गिरना तो बिल्कुल लाजमी है जी सर। और अगर 3-4 दिन और यहाँ युद्ध चलता रहा तो और सर मैं बर्बादी रोकना होगी चाहती हूँ शंकर और प्रसाद बिल्डिंग्स जी, सर टूटेंगी। मैं रोकना चाहती हूँ आपको क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस ने एक बड़ा दावा किया है। बड़ा दावा ये है कि यूक्रेन से युद्ध के बीच बताया जा रहा है कि हमले रोके थे रूस ने। बातचीत की एक पहल हुई थी लेकिन जो बातचीत फेल हो गई उसके बाद ये हमले फिर से शुरू किए गए रूस की तरफ से। ये बड़ा दावा, पुतिन ने हमला रोककर बात के लिए कहा था लेकिन वो बातचीत विफल रही, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, उसे कोई दिशा नहीं मिली, इसीलिए हमले शुरू किए गए। यूक्रेन की तरफ से बातचीत से इनकार के बाद ये हमला हुआ है। यानी कि रूस ये साफ करना चाहता है कि जो बातचीत की बात कही जा रही है वो हमने की थी लेकिन यूक्रेन की तरफ से इनकार हुआ, इसीलिए हमले। और एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे प्रणय, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हैं, मुश्किल हालातों में इस वक्त की। सीधे रुक कर लेते हैं प्रणय का। प्रणय, अभी कोई ताजा अपडेट, कोई नई जानकारी आपके आसपास? प्रणय, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो अभी ताजा हालात में आपसे जानना चाहूंगी। ग्राउंड जीरो पर हैं आप। चलिए, प्रणय से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है, हम फिर से उनके पास जाएंगे और ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि वो वहां पर सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, तो वो जानकारी भी एबीपी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हर एक जानकारी, बड़ा अपडेट आप एबीपी न्यूज पर, ये महा कवरेज, हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक जानकारी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बड़ी खबर और बड़ी जानकारी ये दे दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो ये दावा कर रहे हैं और उन्होंने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है युद्ध के इस मुश्किल भरे हालातों के बीच। यूक्रेन के राष्ट्रपति, देखिए वो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं, वो ट्वीट, जिस ट्वीट के जरिए वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जानकारी दी है कि इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं और किस तरह से 1 लाख से ज्यादा जो आक्रमणकारी हैं वो जो इस वक्त यूक्रेन की धरती पर मौजूद हैं और मदद की एक तरीके से वो अपील कर रहे हैं। ये ट्वीट, जिस ट्वीट के जरिए उन्होंने इस बात का दावा किया है, वो इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दे रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बातचीत की है इस वक्त इस मौजूदा हालातों को लेकर। हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, वो ट्वीट भी हम देख रहे हैं, ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बात हुई है उनकी इस वक्त इस हालात के बीच। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भली भांति जानते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, पूरी दुनिया जानती है कि नॉन परमानेंट मेंबर है भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और यूनाइटेड नेशंस में भारत से मदद मांग रहे हैं, वो भी कुछ घंटों के बाद जबकि भारत ने एब्सटेन किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव पर वोट करने से। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि अब दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, जैसा कि दावा किया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, प्रधानमंत्री की मोदी की बात हो गई है। यूक्रेन जहाँ पर बहुत हजारों की संख्या में भारतीय हैं, वहां से भारतीयों को निकाला भी जा रहा है, ये भी एक चुनौती है भारत की। और कूटनीतिक स्तर पर भारत से ये सहयोग मांगना ये जरूर दिखाता है कि यूक्रेन को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अमेरिका का जो वोट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखा
रखा गया था वोटिंग के लिए, भारत उसमें रूस के खिलाफ वोट डालता, लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं। उसके एक्शन को कंडेम जरूर किया लेकिन एब्सटेन किया, और मुझे लगता है यही वजह है कि यूक्रेन ने अब भारत से औपचारिक तौर पर मदद मांगी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत उनके पक्ष में खड़ा दिखे। अब इस बाबत भारत को ये तय करना होगा, लेकिन जो ग्लोबल ऑर्डर है और जहां पर भारत की पोजीशनिंग है उसको देख करके लगता है कि भारत कम से कम यूनाइटेड नेशंस में इस तरह के वोट में रशिया के खिलाफ खोल करके नहीं जा सकता, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से जो भी अग्रेशन हुआ है यूक्रेन के खिलाफ उसका विरोध तो जरूर किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका आशीष। तो आशीष जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है युद्ध के हालातों के बीच, इस तरह से ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, उन्हें मौजूदा हालात से अवगत कराया है और मदद की भी बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये किस तरह की एक रणनीति आप समझ रहे हैं, या फिर जिस तरह से एक वो उम्मीद के साथ साथ एक अपील भी कर रहे हैं कि भारत उनका साथ दे? जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात हुई है। इट्स ए गुड मूवमेंट कि उन्होंने बात की हमारे प्रधानमंत्री से। मालूम चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या स्टेटस है आज वर्ल्ड फोरम में। मुझे पक्का पता है, मुझे पक्की यकीन है, आई कैन से विद सफिशिएंट कॉन्फिडेंस कि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे यही कहा होगा कि देखिए ये युद्ध किसी के हाथ में नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन लॉस हो रहा है, इतना आपकी कंट्री में बर्बादी हो रही है, आप बातचीत से करें और इस मसले को, लड़ाई को रोक दें, और आप बातचीत करें रशिया से, बातचीत के जरिए इस मसले को हल करें। अगर बातचीत में हमारी मदद चाहिए तो हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस हम कुछ बोलें तो हमारी अपनी रणनीति है, हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, उस पर आप ना सोच विचार करें, ना टिप्पणी करें। हम आपकी मदद अवश्य कर रहे हैं, और मदद हमारी यही होगी कि आप युद्ध को रोकें, बातचीत करें, डिप्लोमेटिकली इस मसले को सॉल्व करें। इस हरकत में अगर हमारी ज़रूरत है तो हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। यही मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा होगा। वो इस समय अपना जो पक्ष यूनाइटेड नेशंस में उसमें किसी की दखल अंदाजी मानने को तैयार नहीं होंगे। इंडिया इज सपोज टू लुक आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट एंड ओन सिक्योरिटी। वो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन पॉलिसी अवश्य कर रही होगी। बिल्कुल, और क्योंकि इसमें भारत की भूमिका को पूरी दुनिया भी इस वक्त देख रही है, उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। युद्ध की स्थिति के बीच, यूक्रेन रूस के बीच युद्ध चल रहा है इस वक्त। खतरा और कैसे बढ़ सकता है, इसे आप ऐसे समझिए कि यूक्रेन से युद्ध के बीच फिनलैंड और स्वीडन को धमकी मिल रही है रूस की तरफ से। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल ना होने की धमकी रूस दे रहा है। फिनलैंड और स्वीडन दोनों देशों को नाटो की तरफ गए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे रूस की तरफ से, ये धमकी। हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल, मैं इससे पहले भी सर आपसे इसको लेकर बात कर रही थी। आप कह रहे थे कि इस रणनीति को अभी देखना होगा, समझना होगा कि इस मौके पर आखिर ये धमकियां क्यों दी जा रही है। जी, मैंने उस टाइम पे कहा था ये जो समाचार आया है ये बड़ा आश्चर्यजनक समाचार है कि स्वीडन और फिनलैंड ना तो वो इसमें शामिल है, कोई नाटो में शामिल है, में शामिल है। हालांकि जरूर है कि उनसे तो है, लेकिन युद्ध में शामिल नहीं है और ना ही नाटो में जाने का उनका कोई इरादा सामने आया है। कहीं ना कहीं किसी न कुछ ऐसी है जो अभी पूरी रिपोर्ट हुई है, और को पूरा करना पड़ेगा। इसे पहले भी कहा था। मेरी सलाह यही कि तब तक इसके ऊपर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड का इसमें जो भी ज़्यादा था रोल। सुरेश सर, अब सुरेश कुमार गोयल सर, आपकी आवाज क्योंकि सही तरीके से आ नहीं पा रही है, वो दुरुस्त हम कराने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी और इस पर विस्तार से हम बात भी करेंगे। लेकिन लगातार हम जिस तरह से इस बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, देखिए कुछ और दिलचस्प बातों का जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है। और इस युद्ध के बीच जो खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि अब इस कार्रवाई को रूस और भी तेज कर चुका है, लेकिन आप इसे समझिए WW3 का खतरा क्या है। नाटो में गए तो गंभीर नतीजे। अभी हमने आपको ये बड़ी खबर आपने दी कि आखिर कैसे रूस दूसरे देशों को भी धमकी दे रहा है और ये बता रहा है कि जो विश्व युद्ध 3 आखिर कैसे ये खतरे की तरफ बढ़ सकता है, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ कैसे जा सकता है। ये खतरा और इस खतरे की आशंका यूक्रेन ने चेर्नोबिल को लेकर स्वीडन से शिकायत की है, यूक्रेन की तरफ से शिकायत हुई है, रूस के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है। ये एक कोशिश हो रही है यूक्रेन की तरफ से, एक लॉबिंग कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये विश्व युद्ध की तरफ कहीं
एक खतरे की आहट तो नहीं है, इसे ऐसे देखा तो नहीं जा रहा है। स्वीडन ने यूक्रेन को हथियार भेजे हैं, यूक्रेन की मदद की गई है और अब से थोड़ी ही देर पहले स्वीडन को धमकी रूस दे रहा है। यह खबर भी हमने आपको बताई, जिसके मायने भी हम लगातार इसको डिस्कस कर रहे हैं। इस पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस की यह कैसी रणनीति है, क्योंकि मदद कई देशों से मिल रही है। यह यूक्रेन की तरफ से बताया गया है कि लगभग 28 देश ऐसे हैं जहां से मदद की पेशकश की जा रही है, यूक्रेन को मदद भेजी भी जा रही है। और हमारे साथ कई खास मेहमान भी, क्योंकि ये बहुत बारीकी से चर्चा के जो पॉइंट्स हैं उस पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। शंकर प्रसाद जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मदद मिल रही है यूक्रेन को और दूसरी तरफ इन्हीं में से कुछ देश ऐसे जिनको रशिया धमकी दे रहा है कि अगर आप आगे बढ़े, नाटो की तरफ आपने कदम बढ़ाए तो गंभीर परिणाम इसके आपको भुगतने होंगे। रशिया का मानना यह है कि नेटो का कोई मतलब ही नहीं है, नेटो को डिसबैन कर देना चाहिए। वो उन्होंने आज नहीं कहा, उन्होंने कई साल पहले ये कह चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप, अगर आपको मालूम है, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी एक समय कहा था कि नेटो की रेलेवेंस अब कम हो गई है, इसकी फंडिंग हम घटाएंगे। तो नेटो का आज क्या मतलब है? रशिया यही तो कह रहा है कि नेटो का मतलब क्या है, वो किससे लड़ना चाहते हैं, हमसे लड़ना चाहते हैं क्या? परसों की खबर आपने देखी होगी कि रोमानिया का एक शिप जो शायद हथियार लेके अंदर आ रहा था, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। तो ये एक किस्म से सब वर्ल्ड को बता रहा है रशिया कि नेटो में आप मत जाइए, नेटो जाएंगे तो आपको और मुसीबत होगी। हालांकि आप हमारे देश के अंदर घुस के उनकी मदद नहीं कर रहे, लेकिन उनको हथियार दे रहे हैं। और दूसरी बात लगातार इसके संग ये चल रही है कि पूरा विश्व क्या ये नहीं समझ रहा कि हथियार तो वो भेज रहे हैं अंदर और खुद तो जा नहीं रहे। तो बाहर से तो कह रहे हैं शाबाश शाबाश, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या लड़ेंगे? ये तो सबको मालूम है कि लड़ नहीं सकते, केवल हथियार से थोड़ी लड़ पाएंगे। लड़ने के लिए और चीज़ें बहुत चाहिए, सोल्जर्स चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और बहुत कार्यक्रम होते हैं जो लड़ाई को जीतने के लिए चाहिए। वो इस समय यूक्रेन के पास है नहीं। तो यूक्रेन में तो डिजास्टर होने ही लगेगा, लगातार कैजुअलिटी होती रहेगी, डिस्ट्रक्शन होता रहेगा और बाकी लोग बाहर से हथियार भेजते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। लोग मरते रहेंगे, चाहे रशियन ट्रूप्स मरें चाहे यूक्रेनियन लोग मरें। तो ये रशिया का मानना मैं समझता हूँ इस व्यू से है कि आप लोग नेटो को आप ज्यादा बिल्कुल सर। और देखिए, रशिया ने पहले साफ कर दिया था, रूस पहले ही, हमले से पहले ही वो बोल चुका था कि जो जो साथ आएगा उसको भी इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। शुरू से इसी लाइन पर बना हुआ है और वही धमकी अब उसने स्वीडन और फिनलैंड को दी है। और एक और बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। युद्ध भूमि से जो इस वक्त तस्वीर आ रही है और जानकारी आ रही है, कीव के सिटी सेंटर इलाके से सिर्फ 30 किलोमीटर है रूसी सेना। राजधानी कीव के बाहरी इलाके तक पहुंची है रूसी सेना। बड़ी खबर आपको इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि लगातार कीव की तरफ बढ़ रही है रूस की सेना। और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कितनी दूरी बची है, कितना फासला बाकी रह गया है। यूक्रेन की राजधानी है कीव और अब इसी पर रूसी सैनिकों की नजर बनी हुई है। सिटी सेंटर, ये वो इलाका जहां पर पहुंचने के लिए अब कितनी दूरी और तय करनी होगी रूस के सैनिकों को, तो वो महज फासला 30 किलोमीटर का है। यानी 30 किलोमीटर का फासला अगर तय कर लिया तो कीव के सिटी सेंटर इलाके में पहुंच जाएगी रूस की सेना। यूक्रेन की राजधानी और साथ ही सबसे बड़ा शहर, कई मायनों में महत्वपूर्ण है यूक्रेन के लिए। यूरोप का 7वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कीव है और इसी को अब घेरने की तैयारी है। करीब करीब 30 लाख इस पूरे शहर की, इस पूरी राजधानी क्षेत्र की आबादी है। पूर्वी यूरोप का औद्योगिक, वैज्ञानिक और साथ ही शैक्षणिक केंद्र है कीव और इसीलिए कीव महत्वपूर्ण हो जाता है। नेपियर नदी के पास बसा हुआ है और नेपियर नदी के पूर्वी हिस्से में भी यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो वहां पर डटे हुए हैं। यानी माफ कीजिएगा, रूस के जो सैनिक हैं, यानी यूक्रेन वहां पर भी फंसा हुआ है। ये नेपियर नदी आप देख रहे हैं, नेपियर नदी, और कीव इसी के बगल में फंसा हुआ है और महज 30 किलोमीटर का ये फासला अब बचा हुआ है। यानी कि 30 किलोमीटर अगर क्रॉस किया तो वो कीव पर कब्जे की तरफ बहुत आगे बढ़ चुका होगा। इसी बीच बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध से जुड़ी हुई, इस हालात से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। और ज़ेलेंस्की ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया अभी तक के हालात के बारे में और ये बताया कि कैसे 1 लाख से ज्यादा जो आक्रमणकारी हैं वो यूक्रेन की धरती पर हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिन्होंने ये जानकारी दी, वो ट्वीट आप देख रहे हैं जिसमें वो ये जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की है और उन्होंने बताया है कि इस वक्त यूक्रेन में क्या हालात हैं।
ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के साथ साथ उन्होंने मदद की अपील की है। सुरक्षा परिषद में वो समर्थन की मांग कर रहे हैं भारत से, और साथ ही इस मौजूदा हालात में भारत की भूमिका को लेकर एक बार फिर से ये एक तरीके से आप देखिए कि कैसे भारत की तरफ आखिर क्यों इस मुश्किल भरे हालातों में पूरी दुनिया की निगाह इस पर बनी हुई है। लेकिन यूक्रेन हर उस वार का पलटवार कर रहा है जो रूस की तरफ से उसे हमले के तौर पर मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के समंदर में ऑपरेशन के लिए नाकाबंदी की है। रूस ने नाकाबंदी को आतंक विरोधी ऑपरेशन नाम दिया है। रूस ने इस नाकाबंदी को आतंक विरोधी ऑपरेशन नाम दिया है। युद्ध से जुड़ी यह बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। रूस ने ब्लैक सी के एक हिस्से में भी नाकाबंदी की है। यूक्रेन के समंदर में ऑपरेशन के लिए नाकाबंदी की गई है। तो रूस की तरफ से लगातार कार्रवाई अलग अलग स्तर पर की जा रही है, और यह भी उसी के तहत देखी जा रही है कि किस तरह से इसे ऑपरेशन आतंक विरोधी नाम दिया गया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का युद्ध को लेकर रूस पर बहुत बड़ा आरोप। डोनेट्स्क में केमिकल धमाके कर सकता है रूस। यूक्रेन इस बात को लेकर आशंका जता रहा है और बड़ा आरोप कि डोनेट्स्क में केमिकल धमाका भी किया जा सकता है रूस की तरफ से। अपने सैनिकों को गैस मास्क बांट रहा है रूस। यूक्रेन ने यह बड़ा आरोप लगाया है, केमिकल धमाका किया जा सकता है रूस की तरफ से। यूक्रेन का युद्ध को लेकर यह बड़ा आरोप है जिसमें वो ये आशंका जाहिर कर रहा है कि केमिकल धमाके भी किए जा सकते हैं, क्योंकि अपने सैनिकों को वो गैस मास्क बांट रहे हैं और हो सकता है कि यह एहतियातन किया जा रहा हो और केमिकल धमाका इस युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि रूस लगातार हमला कर रहा है। नीरज से हम बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर, क्योंकि यह आरोप लगाया गया है इस आशंका के तहत कि रूस अब इस युद्ध में केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकता है, केमिकल धमाके की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के युद्ध में इसका इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा सकता है। यूक्रेन ने यह आशंका जताई है कि रूस अपने सैनिकों को गैस मास्क बांट रहा है ताकि इस युद्ध में वो सुरक्षित रहें, लेकिन इसका असर हो तो ये कार्रवाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है पूरी तरीके से। देखिए, कीव के सिर्फ और सिर्फ अब 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका की तरफ से बैन के जवाब में फैसला लिया गया है। एक बड़ी खबर आ रही है, साझा स्पेस मिशन से अमेरिका को अलग कर सकता है। तो साझा स्पेस मिशन से अलग हो सकता है अमेरिका। शुक्र ग्रह को लेकर यह ज्वाइंट स्पेस मिशन चल रहा है और उसी को लेकर संभवतः रूसी स्पेस एजेंसी की तरफ से यह बड़ी खबर आ रही है। इस पर भी आगे जानकारी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से नीरज का रुख करेंगे। नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, बड़ा आरोप यूक्रेन की तरफ से कि रूस केमिकल धमाकों को लेकर भी अब अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल, देखिए हम लोग लगातार देख रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से इस तरह के जो आरोप हैं रशिया के ऊपर लग रहे हैं, रूस के ऊपर लग रहे हैं। हालांकि ये तो अभी जानकारी नहीं है कि इस तरह के धमाके का या इस तरह का इस्तेमाल कर रहा है रूस, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध शुरू होने से पहले रूस की तरफ से भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन के अंदर चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट तो है ही, साथ साथ केमिकल जो प्लांट्स हैं वहां पर वो चल रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाए गए थे। तो अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में इस तरह के केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है रूस की तरफ से, ये नहीं। हालांकि इस तरह के जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि इस तरह के मामले उठाकर वो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या पूरी दुनिया जो है उनको अपने साथ लेकर आए रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है नीरज, आप रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के खार्किव से, बड़ी खबर कि वहां पर धमाके हुए, धमाकों की आवाजों को साफ सुना जा सकता है। वहां पर यूक्रेन के खार्किव में हवाई हमले किए गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त। खार्किव वो इलाका जहां पर कई लोग फंसे हुए हैं, कई भारतीय छात्र भी उस इलाके में फंसे हुए हैं और हवाई हमले हो रहे हैं वहां पर। खार्किव में अलार्म बजाए, हवाई हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ये अलार्म लोगों ने वहां पर सुना है। तो खार्किव में हवाई हमले, यूक्रेन का खार्किव इलाका, यहां पर भी हवाई हमले की खबरें सामने आ रही है। लोगों ने इसकी आवाजों को सुना है, इन धमाकों की आवाजों को सुना जा रहा है लगातार, और अब वहां पर अलार्म भी सुनाई दे रहे हैं, सायरन की आवाजें भी वहां पर लोगों को सुनाई दे रही हैं। तो यूक्रेन के खार्कोव में भी धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, रूस लगातार हमले कर रहा है, जमीन से भी और आसमान से भी हवाई हमले तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के खार्किव में भी इस वक्त
हवाई हमलों की आवाजें सुनी जा सकती हैं और वहां पर लगातार ये धमाके भी सुने जा रहे हैं और इसको लेकर जो अलार्म बजाया जा रहा है वो भी लोगों को सुनाई दे रहा है। और तस्वीरें में आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये धमाकों से एक बिल्डिंग किस तरीके से नेस्त नाबूद हुई। ये पहले जो तस्वीरें आई हैं यूक्रेन से वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक इमारत कैसे पूरी तरह से इस हमले का शिकार हुई और भारी तेज आवाज के साथ ये धमाका हुआ है। वो तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से इसे टारगेट किया गया। ये बिल्डिंग इस धमाके में तहस नहस हो गई। धुएं का गुबार आसपास इस पूरे इलाके में साफ देखा जा सकता है। इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, इसमें धमाका हुआ, इस हमला हुआ है और उसके बाद देखिए कुछ और तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई। खारकोव इलाके की तस्वीरें हैं ये। खारकोव में भी क्योंकि हमला किया जा रहा है, रूसी सैनिक इस इलाके को भी निशाना बना रहे हैं और यहाँ पर भी कई बिल्डिंग्स में आसपास इलाके को निशाना बनाकर धमाका किया गया है। हवाई हमले इस इलाके में हुए हैं और इसकी आवाजें जो हैं वो वहां पर सुनी जा सकती हैं और कैसे अफरा तफरी का माहौल वहां पर होगा। डर और भय के साए में लोग रह रहे हैं, चाहे वो अपने घरों में हो या फिर कहीं दूसरी जगहों पर, बंकरों में कई जगहों पर लोगों को रखा गया है सुरक्षित, लेकिन खतरा बना हुआ है बाहर। यूक्रेन के खारकोव से ये तस्वीरें, यूक्रेन को चौतरफा घेरने की तैयारी रूसी सैनिकों की और कई नए शहरों में भी अब हमले किए जा सकते हैं, ऐसी आशंका भी जाहिर की गई है। तस्वीरें इस वक्त आप यूक्रेन के खारकोव की देख रहे हैं। ये तस्वीर एबीपी न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। खारकोव में धमाकों की आवाजों को आप साफ तौर पर सुन सकते हैं और उसके बाद वो जो धुआं निकल रहा है उन इमारतों से, उन जगहों से, वो भी साफ देखा जा सकता है। और देखिए खबर ये भी आ रही है कि ओडेसा इलाके में भी धमाके हुए हैं, वहां पर भी धमाकों की खबर है। यूक्रेन का ओडेसा इलाका जहां पर तेज धमाकों की गूंज से ये पूरा इलाका दहल गया है। लोगों ने 2 काफी तेज धमाके सुने हैं, जैसी जानकारी वहां से आ रही है। ओडिशा इलाका जो 2 काफी तेज धमाकों की आवाजें लोगों ने सुनी और पूरा इलाका वहां पर दहल गया है। यूक्रेन का ओडेसा इलाका, खारकोव, ओडेसा, इन तमाम जगहों पर लगातार हमले हो रहे हैं और धमाके सुने जा सकते हैं साफ। लोग अपने घरों में रहकर इन धमाकों की गूंज को साफ महसूस कर रहे हैं और इसीलिए भय का और डर का माहौल। और इसी बीच जो आशंका यूक्रेन की तरफ से जताई गई है, जो बड़ा आरोप रूस पर लगाया गया है कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, तो यही बड़ा सवाल कि क्या अब इस युद्ध में केमिकल वेपन का इस्तेमाल भी करेगा रूस? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।